नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आरएसएस ने अमेरिका में लॉबिंग अभियान रोका। अमेरिकी फर्म ने आरएसएस से जुड़ा अनुबंध खत्म किया। लॉबिंग रजिस्ट्रेशन में क्लाइंट नाम बदले जाने का दावा। अमेरिका में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के संगठन आरएसएस ने अब अमेरिकी लॉबिस्ट कंपनियों के साथ काम करना बंद कर दिया है। इससे पहले आरएसएस ने कथित तौर पर अमेरिकी सांसदों को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग अभियान शुरू किया था। अमेरिकी फर्म स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ने आरएसएस की ओर से लॉबिंग की थी, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद इस अभियान को खत्म कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि फर्म ने अपने दस्तावेजों में बदलाव कर क्लाइंट के नाम को आरएसएस से बदलकर एक व्यक्ति विवेक शर्मा कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा के अधिकारियों से संपर्क के लिए करीब $3.3 लाख खर्च किए गए थे। विशेषज्ञों ने सवाल उठाया कि आरएसएस को विदेशी संगठन मानते हुए लॉबिंग को फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी फारा के तहत रजिस्टर क्यों नहीं किया गया। हालांकि आरएसएस के प्रवक्ता ने कहा कि वो अमेरिका में लॉबिस्ट के साथ काम नहीं कर रहे थे। बाद में एक प्रकाशन में दावा किया गया कि सारी गतिविधियां अमेरिकी लॉबिंग कानून के तहत दर्ज थी। इस रिपोर्ट के बाद भारत में भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई। विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर सवाल उठाए और कुछ मीडिया संस्थानों ने इसे भारत की छवि और लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया। इस खबर के बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आरएसएस ने इसके लिए पैसे कैसे दिए। अमेरिकी फर्म ने फारा यानी विदेशी एजेंट रजिस्ट्रेशन कानून के तहत रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया। फर्म अब भी कानूनी नियमों से बचने की कोशिश क्यों कर रही है। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर 91.99 पर बंद हुआ। आरबीआई ने बाजार में दखल दिया। शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले नई रिकॉर्ड गिरावट पर बंद हुआ। रुपया 91.99 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो अब तक का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। डीलरों के मुताबिक घरेलू शेयर बाजार से लगातार पैसा निकलना और डॉलर के मजबूत होने से रुपए पर दबाव बढ़ा है। गुरुवार को रुपया 91.96 पर बंद हुआ था। बाजार जानकारों का कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने डॉलर बेचकर दखल दिया ताकि रुपया 92 प्रति डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार न कर जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आरबीआई बाजार में हस्तक्षेप नहीं करता तो रुपया और ज्यादा कमजोर हो सकता था। चालू वित्त वर्ष में रुपया करीब 7% गिर चुका है। आलोचक ये भी कह रहे हैं कि एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रुपया है। इसके लिए बाहरी कारणों को दोष नहीं दे सकते। ये पूरी तरह अंदरूनी वजहों का नतीजा है। अब देखना है कि भारत सरकार क्या करती है और रुपया कितना नीचे गिरता है। जजों पर दबाव बना रहे यूपी के अफसर, बोला इलाहाबाद हाई कोर्ट। पैर में गोली मारने वाले एनकाउंटर पर कोर्ट की नाराजगी। उत्तर प्रदेश में आरोपियों के पैरों में गोली मारने के बढ़ते चलन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई। शुक्रवार को एक सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण कुमार देशवाल ने कहा कि यूपी पुलिस के अधिकारी, विशेषकर नए आईपीएस अधिकारी, निचली अदालतों के जजों और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों यानी सीजेएम पर अपनी मर्जी के आदेश देने के लिए दबाव बना रहे हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि हर जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा और पुलिस अधिकारियों का व्यवहार जुडिशियल अफसरों के प्रति असम्मानजनक है। जस्टिस देशवाल ने बताया, इस दबाव के कारण एक सीजेएम का तबादला तक करना पड़ा था। हाई कोर्ट ने साफ किया कि सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। वहीं राज्य के डीजीपी राजीव कृष्णा ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में पक्षपात, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा। आरबीआई गवर्नर की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने आईटीएटी सदस्य के चयन में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने एक आईआरएस अधिकारी की उम्मीदवारी खारिज करने के फैसले को रद्द कर दिया और इसे प्रतिशोध की राजनीति बताया। कोर्ट ने कहा कि मल्होत्रा का उम्मीदवार के साथ पुराना विवाद था, इसलिए उन्हें चयन प्रक्रिया से दूर रहना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि मल्होत्रा को हटाकर 4 हफ्ते में नई चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। खबर पर लोगों का कहना है कि शायद यही असली वजह है कि उन्हें आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। दिल्ली में भजन क्लबिंग को बढ़ावा देगी सरकार। दिल्ली सरकार राजधानी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भजन क्लबिंग को नई पहचान देगी। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने चेन्नई में आयोजित टूरिज्म समिट 2026 में बताया कि सरकार भक्ति संगीत और आधुनिक प्रस्तुति के मेल यानी भजन क्लबिंग को हर उम्र के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाएगी। इस योजना के तहत प्रमुख धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा और युवाओं को आकर्षित करने के लिए आधुनिक सुविधाओं वाला धार्मिक रूट तैयार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को वैश्विक धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाना है।
शरद पवार बोले सुनेत्रा की शपथ की जानकारी नहीं, बोले 12 फरवरी को होना था दोनों पार्टियों का विलय। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चाओं के बीच शरद पवार ने कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। बारामती में पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा, यह फैसला सुनेत्रा पवार की पार्टी ने लिया होगा, हमें शपथ ग्रहण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमने भी यह खबर मीडिया से ही सुनी। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी के कुछ नेताओं जैसे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने इस प्रक्रिया में पहल की होगी। शरद पवार ने आगे बताया कि उनके भतीजे अजित पवार की इच्छा थी कि एनसीपी के दोनों गुट फिर से एक हो जाएं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में बातचीत शुरू हो चुकी थी और 12 फरवरी को विलय की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही अजित पवार का निधन हो गया। बता दें सुनेत्रा पवार दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी हैं और उन्हें महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है। दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक है जिसमें सुनेत्रा पवार को पार्टी का नेतृत्व करने और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुना जाएगा। इसके बाद शाम को उनकी शपथ ग्रहण की रस्म रखी जा सकती है। एनसीपी के दोनों गुटों का फिर से विलय संभव, फरवरी में हो सकता है एकीकरण का औपचारिक ऐलान। चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि एनसीपी के दोनों गुट फिर से एक होने जा रहे हैं और इसका औपचारिक ऐलान फरवरी के दूसरे हफ्ते में हो सकता है। बताया जा रहा है कि विमान हादसे में निधन से पहले अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ कई बैठकें की थी और दोनों ने विलय का रास्ता तैयार कर लिया था। योजना थी कि चुनाव के बाद दोनों नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये घोषणा करें। हालांकि कुछ नेता अजित पवार गुट में ऐसे हैं जो तुरंत विलय नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि इस फैसले का राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है। दूसरी तरफ शरद पवार गुट के नेता जल्द से जल्द एकीकरण चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार सुनेत्रा पवार की भूमिका इस विलय में बेहद अहम मानी जा रही है। बता दें अगर दोनों गुट एक हो जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया समीकरण बन सकता है। किसान करने जा रहे हैं देशव्यापी अभियान शुरू। भारत ईयू के एफटीए को आर्थिक उपनिवेश बताया। आयात शुल्क हटाने से किसानों को नुकसान का दावा। प्रोसेस्ड फूड पर खुला बाजार होगा विनाशकारी, किसानों ने कहा। इंडिया ईयू के मुक्त व्यापार समझौते को यानी एफटीए को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, लेकिन अब किसान इसके खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं। किसानों के बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को आर्थिक उपनिवेशवाद का खाका बताया है और इसके खिलाफ किसानों के बीच अभियान की घोषणा की है। एसकेएम का कहना है कि यह समझौता बड़े कॉरपोरेट्स को भारत के विशाल बाजार पर कब्जा करने का रास्ता देगा, देश की कृषि और उद्योग को कमजोर करेगा और बेरोजगारी बढ़ाएगा। एसकेएम ने एक बयान में कहा कि सरकार ने कई वस्तुओं पर आयात शुल्क में कटौती या पूरी तरह हटाने पर सहमति दी है। इसमें ऑलिव ऑयल, अन्य तेल, फलों के रस, प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं। सरकार ने शराबों पर भी आयात शुल्क कम किया है। एसकेएम का मानना है कि भले ही कृषि को कितना भी खोला गया है कहा जाए, प्रोसेस्ड खाने की वस्तुओं का खुला बाजार छोटे किसानों और घरेलू उत्पादन के लिए विनाशकारी साबित होगा। किसान संगठनों का कहना है इस समझौते से देश में अपनी खेती और उद्योग टिक नहीं पाएंगे और विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। एफटीए सिर्फ व्यापार नहीं रणनीतिक साझेदारी भी है, बोले गोयल। यूनियन संघ से तकनीक और निवेश से मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के बाद केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है ये समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि रणनीतिक, रक्षा और निवेश साझेदारी को भी मजबूत करेगा। पीयूष गोयल के मुताबिक भारत यूरोपीय देशों से नई तकनीक और निवेश लाकर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना चाहता है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, मोबिलिटी पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट पर भी काम हो सकता है। रक्षा क्षेत्र को लेकर गोयल ने कहा कि यूरोपीय देश अगले 5 साल में 800 अरब यूरो रक्षा पर खर्च करने की योजना बना रहे हैं। इससे भारत के लिए बड़ा मौका पैदा हो सकता है क्योंकि यूरोप अपने कुछ रक्षा उत्पादन कार्यों को आउटसोर्स कर सकता है। इससे भारत के उद्योगों को फायदा मिल सकता है। कार्बन टैक्स पर गोयल ने कहा कि भारत में जो कार्बन टैक्स दिया जाता है उसे यूरोप में मान्यता मिलेगी। साथ ही भारत की कई स्टील फैक्ट्रियां ज्यादा पर्यावरण अनुकूल हो रही हैं, इसलिए ज्यादा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का मानना है ये समझौता भारत को सिर्फ निर्यात बढ़ाने में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग और हरित उत्पादन में भी आगे ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने माहवारी अधिकार को अनुच्छेद 21 में माना। माहवारी सफाई और उत्पाद तक पहुंच अब अधिकार, सम्मान के साथ जीने का न्यायिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी माहवारी से जुड़ी सफाई और मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स तक पहुंच के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है।
न्यायमूर्ति जेबी पार्थिवाला और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि महामारी के दौरान सफाई के साधन और व्यवस्था तक पहुंच सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। अगर ये सुविधा नहीं मिलती तो इससे लड़कियों का अपमान, भेदभाव और कलंक का सामना करना पड़ता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि छात्राओं का यह अधिकार है कि वो अपने मासिक धर्म को प्राइवेसी और सम्मान के साथ संभाल सके। अनुच्छेद 21 के अधिकार में सुरक्षित, प्रभावी और किफायती मासिक धर्म प्रबंधन के साधन उपलब्ध कराना शामिल है। फैसले में यह भी कहा गया है कि स्वस्थ प्रजनन, जीवन, शिक्षा तक पहुंच और समान अवसर पाने के लिए ये अधिकार महत्वपूर्ण है। ये फैसला महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और शिक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एप्स्टीन केस में अमेरिका ने जारी की लाखों नई फाइलें। नई रिपोर्ट में ट्रंप और बिल गेट्स का जिक्र दोनों ने नकारा है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी बड़ी मात्रा में नई फाइलें सार्वजनिक की हैं। शुक्रवार को लगभग 30 लाख पन्ने, 1,80,000 तस्वीरें और करीब 2,000 वीडियो जारी किए गए। इससे पहले भी पिछले साल दिसंबर में दस्तावेज जारी किए गए थे। नई फाइलों में एप्स्टीन के जेल में बताए गए समय, उसकी गतिविधियों और उसकी सहयोगी गिलेन मैक्सवेल की जांच से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं। मैक्सवेल के पहले ही नाबालिग लड़कियों की तस्करी में मदद करने का दोषी ठहरा जा चुका है। इन दस्तावेजों में एप्स्टीन और कई हाई प्रोफाइल लोगों के बीच ईमेल बातचीत भी बताई जा रही है। दस्तावेजों में ट्रंप का नाम भी कई बार आया है। इसी तरह नई फाइलों में बिल गेट्स के बारे में भी आरोपों का जिक्र है, जिन्हें उनके प्रवक्ता ने पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा बताया है। ये दस्तावेज जारी होने के बाद अमेरिका में एक बार फिर एप्स्टीन केस और उससे जुड़े प्रभावशाली लोगों की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ट्रंप बोले ईरान समझौता चाहता है। बोले अगर समझौता नहीं करते तो देखेंगे कि क्या होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान सैन्य कार्रवाई झेलने के बजाय समझौता करना चाहता है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की तैनाती पर सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इतना कह सकता हूं कि वो समझौता करना चाहते हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या समझौते के लिए उन्होंने ईरान को कोई डेडलाइन दी है, तो ट्रंप बोले यह पक्के तौर पर सिर्फ उन्हें यानी कि ईरान को ही पता है। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर समझौता होता है तो अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर हालात किस दिशा में जाएंगे ये देखना होगा। यानी अमेरिका ने दरवाजा खुला भी रखा है और दबाव भी बरकरार है। दूसरी तरफ ईरान का रुख भी साफ है लेकिन सख्त है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहले ही कह चुके हैं कि ईरान अपनी मिसाइल प्रोग्राम और रक्षा प्रणाली पर कभी बातचीत नहीं करेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.